हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आ गए हम लोग किस पर? लेक्चर 8 पर। लेक्चर 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि लैब में फ्रिक्शन को कैसे मेजर करा जाता है, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं लैब में। बहुत इंटरेस्टिंग था बच्चों, नहीं देखा है देख लेना। आज इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। हम लोगों ने कई बार ये स्टेटमेंट सुना है कि पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। किसी चीज़ को खींचना उसको धक्का देने से ज़्यादा आसान होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये बच्चों, अगर मुझसे कोई पूछे क्या ये स्टेटमेंट 100% सही है, तो 100% ये सही नहीं है। जनरली ऐसा पाया जाता है कि ये केस होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें पुशिंग ज़्यादा आसान होती है, ठीक है। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें पुशिंग और पुलिंग में कोई अंतर नहीं होता। तो पहले हम लोग वो समझ लेते हैं जो हम लोग सुनते आए हैं कि पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर हमें फ्रिक्शन ही दे पाएगा। अब देखो यहाँ पर बंदा बना हुआ है, दो केसेस हैं यहाँ पर ए और बी। एक पे बंदा क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को मान लेते हैं इसका मास है m, इसको पुश कर रहा है। कितनी फोर्स लगा रहा है? F, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है, इसका हाथ जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, यानी फोर्स थीटा एंगल पे लग रही है। दूसरे केस में ये बंदा इसको पुल कर रहा है, सेम ब्लॉक को पुल कर रहा है, फोर्स उतनी ही लगा रहा है, थीटा एंगल है, लेकिन किसी रोप की मदद से उसको खींच रहा है। अब हम क्या करते हैं, पहले पुलिंग को ही समझ लेते हैं कि पुलिंग में ऐसा क्या हो रहा है और पुशिंग में ऐसा क्या हो रहा है कि हमें रेजिस्टेंस या कह दें कि मेहनत जो करनी पड़ रही है पुलिंग के केस में कम करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले केस ऑफ पुलिंग ही समझ लेते हैं। केस ऑफ पुलिंग कि भाई पुलिंग में क्या हो रहा है ऐसा कि भाई हमें वो आसान पड़ रही है। तो हमें दोनों को कंपेयर करने के लिए पहले पुलिंग देखनी है। तो देखो, सबसे पहले बच्चों हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसका? मास m का, कि m पे जो जो फोर्सेस लग रही हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी फोर्सेस m पे लग रही हैं? भाई ऑब्वियस सी बात है कि m कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन ही होगी ग्राउंड की, होगी कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो वो नॉर्मल रिएक्शन, एक तो यार ये लाइन नहीं सीधी बनती, हाँ ठीक है, ये होगी नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो फोर्स लग रही है पुलिंग के केस में, वो कितने एंगल पर लग रही है? वो लग रही है एंगल थीटा पर, लग रही है कि नहीं? जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं बच्चों, एफ कॉस थीटा हो सकता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन है, इसका मास m है तो वेट नीचे की तरफ mg है। ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रही है, तो इस पर जो फ्रिक्शन आएगा ग्राउंड की वजह से वो होगा एफ के, पीछे की डायरेक्शन। एफ के क्यों लिया है? क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है। अब हमें एफ के की वैल्यू पता करनी कि भाई इस केस में रेजिस्टेंस कितना मिलेगा इसके मोशन को। तो सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन पता करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n प्लस एफ साइन थीटा माइनस का एम जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी, ये उधर ले जाओ, माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब बात आती है कि सर एफ के जो है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, वो होती है म्यू के इंटू एन। और एन आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिए हो, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे हाँ सर हो जाएगा। ये इक्वेशन बच्चों हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमें पता चला कि भाई पुलिंग के केस में जो एफ के की वैल्यू है वो है म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यानी नॉर्मल रिएक्शन कहीं ना कहीं वेट से कम आ रही है, क्योंकि एफ साइन थीटा माइनस हो रहा है। इतना समझ गया। अब बात आती है कि पुशिंग के केस में क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। इसमें सब कुछ सेम है, बस खाली एफ की डायरेक्शन चेंज हुई जा रही है। केस ऑफ पुशिंग, ठीक है। तो इस केस में बच्चों क्या हो रहा है, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फिर से सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तो बच्चों ऊपर की तरफ, ठीक है, वेट नीचे की तरफ mg। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी F, उसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? एंगल थीटा ही है, एक होगा F cos थीटा। हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर हो जाएगा। ये हो जाएगा F cos थीटा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन अब वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। होगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल होगा। भाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में आएगा, और क्योंकि ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इस पर फ्रिक्शन यहाँ पर एफ के, इसको मान लेते हैं एफ के डैश, और इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन उसको एन डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमें सर एन डैश पता करना है। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 फिर से करो। तो एन डैश पता करने के लिए क्या होगा? एन डैश ऊपर की तरफ है प्लस
माइनस का एफ साइन थीटा माइनस का एम जी हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल टू 0, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन डैश की वैल्यू आ जाएगी एम जी प्लस एफ साइन थीटा, हो जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर एन डैश आपको पता चल गया है, इसको इक्वेशन थर्ड में एज्यूम कर ले रहा हूँ, तो एन डैश पता चल गया तो एफ के डैश क्या हो जाएगा, एफ के डैश हो जाएगा म्यू के इंटू एन डैश, इसकी वैल्यू पुट कर दो एन डैश की, तो ये कितना हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा आंसर मिलने लगा होगा, यहाँ पर कैसे आंसर मिलने लगा होगा मैं समझाता हूँ। आंसर ऐसे मिलने लगा होगा कि सर जो पुलिंग वाला केस था उसमें नॉर्मल रिएक्शन आ रही थी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और फ्रिक्शन इसीलिए आ रहा था म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। लेकिन दूसरे केस में जहां हम पुश कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ गई है, पहले था एम जी माइनस एफ साइन थीटा, अब हो गई एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि क्योंकि एन डैश की वैल्यू एन से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए एफ के डैश यानी कि जो फ्रिक्शन है सेकेंड केस में, पुशिंग के केस में, वो पुलिंग से ज़्यादा आ रहा है। इसलिए बच्चों क्योंकि रेजिस्टेंस जो पुशिंग में है वो ज़्यादा मिल रहा है, एफ के डैश की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम कह देते हैं कि पुलिंग इज ईजियर। क्या बोलते हैं, पुलिंग इज ईजियर। ठीक है, रेजिस्टेंस देखो किस में ज़्यादा मिल रहा है, रेजिस्टेंस टू मोशन पुशिंग के केस में। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है तो आपने दोनों के केस में फोर्स एफ क्यों लगा रखी, ये फोर्स भी तो थोड़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अब देखो यहाँ दो बातें, अगर मैं कह दूं आपसे कि भाई दोनों पे फोर्स एफ ही लग रही, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो दोनों पे, तो इस केस में बच्चों जब आप पुश करोगे तो मान लो ये मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले केस में जहाँ पुल कर रहे हो यहाँ पर इससे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी, बात समझ रहे हो, उतने ही टाइम में ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी अगर सेम फोर्स लगा रहे हो। अगर आपको सेम वेलोसिटी से मूव करना है तब क्या होगा, इस फोर्स की वैल्यू आप कम कर दो, तो यहाँ पर अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड मूव कराने के लिए आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर 5 न्यूटन का ही लगाना पड़ेगा सेम वेलोसिटी से मूव, तो आसान कौन सा पड़ेगा, पुलिंग। तो ये समझ गए कि भाई पुशिंग के केस में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन में जुड़ जाता है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है, लेकिन पुलिंग में ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ये नॉर्मल रिएक्शन को घटा देता है, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू भी घट जाती है और पुलिंग आसान हो जाती है। लेकिन फिर यहीं पर एक बात आती है कि सर आपने तो कहा था हमेशा ये बातें वैलिड नहीं होती, कब वैलिड नहीं होती वो समझते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। ये नोट में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इफ फोर्स एफ इज नॉट इंक्लाइंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पुशिंग एंड पुलिंग। आइडियली कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, ठीक है, लेकिन ये तब तक जब तक फोर्स इंक्लाइंड नहीं है, जब तक फोर्स इंक्लाइंड है। अगर वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी मतलब कि एकदम लाइन में आ जाएगी एन से परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन से परपेंडिकुलर, तब कोई फर्क नहीं होगा पुशिंग और पुलिंग में। देखो आपको समझ में भी आ गया होगा क्यों नहीं होगा। जैसे ये ब्लॉक थी, सेम ब्लॉक को ले लेते हैं और अब इसको जब हम पुल कर रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन आपका एफ के इसी डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा चाहे वो पुलिंग हो चाहे पुशिंग हो, दोनों के केस में n इज इक्वल टू एम जी होगा। तो एफ के की वैल्यू जो थी म्यू के इंटू एन वो तो दोनों केस में सेम रहेगी भाई, ये पुलिंग के केस में भी यही रहेगा और पुशिंग के केस में क्या होगा, पुशिंग के केस में एफ इस डायरेक्शन में एफ थी वो तो वही रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन में फिर से कोई चेंज नहीं आएगा, एन की वैल्यू क्या होगी एम जी हो जाएगी कि नहीं। और ये जो आपका फ्रिक्शन था वो एफ के ही रहेगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी यानी कि एन, यही तो होगा। तो दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो क्या कोई चेंज आया रेजिस्टेंस में, बिल्कुल नहीं आया। तो अगर फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रही है यानी कि नॉर्मल रिएक्शन से परपेंडिकुलर है तब पुशिंग और पुलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। लेकिन ये आइडियल केस होता है क्योंकि आप किसी भी तरीके से पुलिंग और पुशिंग करोगे तो एग्जैक्ट 100% आप उसको हॉरिजॉन्टल नहीं लगा पाओगे, बात समझ रहे हो। जैसे मैं इन हाथ से ही पुश करने की कोशिश करूं तो जब होगा क्या कि हल्का सा ऐसे टिल्ट होगा तो थोड़ा सा फोर्स लगेगी जो कि टिल्ट हो जाएगी, बहुत माइन्यूट होता है, लेकिन उस केस में आप कह दोगे कि हाँ भाई पुशिंग और पुलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। और एक बात और डिपेंड करती हैं ये बातें किस चीज़ पर, कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप धक्का दे रहे हो या जिसको खींच रहे हो उसकी हाइट कितनी है, ये बहुत मैटर करता है। पहले इसको देख लो, इस पॉइंट को देख लो, ठीक है, कितना अच्छा पॉइंट था ये बच्चों जनरली किताबों में क्या होता है, अच्छी बुक्स में ये बातें लिखी होती हैं, लेकिन अगर आप कुछ बुक्स होती हैं जैसे कि ऐसे ही कोई भी बुक उठा लोगे तो उनमें ये सब नहीं लिखा होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद
एक आपके मन में क्वेश्चन क्यों का जरूर आना चाहिए, वाई का क्वेश्चन, कि ऐसा ही क्यों होता। तो ठीक है, क्या इसके एक्सेप्शन नहीं है? बिल्कुल होते हैं एक्सेप्शन, बस ढूंढने की देरी है। चलो, तो ये समझ गए। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। होता क्या है बच्चों, पुशिंग भी किसी किसी केस में आसान पड़ती है। किस केस में? जैसे कि कोई अलमीरा है, वो लंबी होती है, आपने देखा होगा। अगर मुझे उसको पुश करना हो तो फोर्स अब मुझे नीचे की तरफ, जैसे कि इस केस में मैं लगा रहा था। कौन सा केस? यहाँ देखो, पुश करने के लिए आपको फोर्स नीचे लगानी पड़ रही, ऐसा नहीं। अलमीरा को पुश करने के लिए आपको क्या होगा, थोड़ा फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा ऊपर। अब आप कह दो कि अलमीरा सर 8 फुट की अलमीरा है, हम 10 फुट के हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई, हम जनरल बातें कर रहे हैं यहाँ पर, कि मान लो पुशिंग के केस में आप फोर्स अपवर्ड लगाओ, ऐसे लगाओ, पुश ऐसे करो, ठीक है। तब देखो, तब यहाँ पर जब आप पुशिंग करोगे तो ये जो फोर्स होगी एफ अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट था, जैसे अलमीरा का ही केस देख लेते हैं, तो क्या होगा, ये इस तरीके से है, ठीक है। इस पर ये जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में, देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, या मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूज ना हो ताकि। क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लग गई आपकी फोर्स इस तरीके से। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़ूं तो कितने कंपोनेंट हो जाएंगे। इसको मैं पता है क्यों नहीं ऐसे दिखा रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं लाइन ऑफ एक्शन क्या लाऊंगा, आगे खींच सकता हूँ। तो ये जो फोर्स है, ये पुलिंग नहीं है बच्चों, है पुशिंग की, मैंने आगे खींच दिया है। अरे यार, तुमको समझाने के लिए मैं ऐसे ही बनाता हूँ। देखो ये ऐसे, ये यहाँ पर लग रही है, ठीक है, ये एफ, इसके 2 कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। और इस केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ साइन थीटा। और यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन हो तो एन ही रहेगा, वेट इसका क्या हो जाएगा, एम जी नीचे की तरफ, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन एफ के इस डायरेक्शन में। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझो, इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो n कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ गया। देखो यहाँ पर एम जी से कम हो गई वैल्यू n की, तो यहाँ पर जो एफ के की वैल्यू आएगी वो दूसरे वाले केस से क्या आ जाएगी, वो दूसरे वाले केस से आ जाएगी कम। देखो पुशिंग के केस में हमें मेन डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। अगर आप ऊपर की तरफ आपका फोर्स है तब क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। अब इसी केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी अलमीरा को खींचना हो तो आप कैसे खींच सकते हो। भाई आप कहीं यहाँ पर रस्सी बांध लो, आपने बांधी, तो आप इसको जब पुल करोगे तो फोर्स क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। जनरली, मैं फिर कह रहा हूं जनरली, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, प्रॉब्लम पे, कि उसको खींचा कैसे जा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर आपने यहां पर ऐसे पुल करा इस तरीके से, तो F जो है उसके फिर से 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, F कॉस थीटा, और ये हो जाएगा नीचे की तरफ F साइन थीटा। ये पुलिंग का केस है बच्चों, पुलिंग, ठीक है। तो फिर से वही सब चीजें, ये हो गया F के डैश, ये हो गया N डैश, और यहाँ पर वेट नीचे mg। तो यहाँ पर फिर से देखो n डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, n डैश हो जाएगा f साइन थीटा नीचे की तरफ प्लस mg। तो देखो यहाँ पर फिर से प्लस आने लगा बीच में, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब आपको फोर्स डाउनवर्ड लगानी पड़ रही, पुलिंग के केस में डाउनवर्ड फोर्स लगानी पड़ रही। ये सब बच्चों जनरली देखा जाता है। अब वही बात आती, कोई आपसे पूछ लेना कि बताओ पुलिंग आसान होती है कि पुशिंग। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी तुमसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ, बहुत काबिल बन के कोई आ रहा हो तुमसे पूछे कि बताओ पुलिंग आसान है या पुशिंग आसान है, तो कह दोगे चलो तुमको खुश करने के लिए मैं बोल देता हूँ कि पुलिंग आसान है, और उसको प्रूफ करके भी दिखा देना। फिर उसको ये भी बताना कि ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि पुलिंग है या पुशिंग है, इस पर भी डिपेंड करता है कि फोर्स आप अप्लाई कैसे कर रहे हो, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लंबा है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा टॉल ऑब्जेक्ट है तो कभी कभी क्या होता है, पुशिंग इज ईजियर देन पुलिंग। बात समझ गए, कितना आसान था। तो इस केस में पुलिंग थोड़ी कठिन हो जाएगी अगर टॉलर ऑब्जेक्ट, समझे। और उसको ये भी बताना कि अगर फोर्स हमारी हॉरिजॉन्टल है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन से परपेंडिकुलर है, हम बिल्कुल ऐसे ही फोर्स लगा रहे हैं, उस केस में पुलिंग और पुशिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। एक आपको एक चीज़ और बताता हूँ जिसको हम लोग बच्चों पता है क्या है, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कुछ केस पढ़ेंगे, केस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फ्रिक्शन के कुछ डिफरेंट केसेस समझेंगे। जैसे पुली के केस में समझा था, वैसे ही उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आएगा जिसमें पुलिंग और पुशिंग की वजह से टॉपलिंग हो जाती। टॉपलिंग यानी कि
पलट जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब किसी टॉलर ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या पुल करते हो, जैसे अलमीरा का ही केस ले लो, तो मम्मी कहती कि भाई बेटा आओ अलमीरा को धक्का दो, तुम पता चला धक्का देने गए, पुश करने गए, वो गिर गई। ऐसा क्यों? वो पलट जाती है। कैसे? ऐसा क्यों हो जाता है? टॉपलिंग क्यों होती है? होता क्या है कि जैसे मान लो ये अलमीरा रखी है आपकी, ठीक है, ये टॉल ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इसका वेट जो है mg नीचे की तरफ है। अब होता क्या है, ये जो सरफेस है अगर जरा सा भी इसमें अनइवननेस हुई या कुछ भी हुआ तो होता क्या है, ये एक पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और नॉर्मल रिएक्शन अब आपकी बीचों बीच से ना जाकर कहाँ से जाती? इस पॉइंट से जाती। अब होता क्या है बच्चों, देखो क्या होता है, जब आप फोर्स लगाते हो तो ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट एक टर्निंग मूवमेंट जनरेट करती है, इसको घुमाने के, इसको रोटेट करने का। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट ए के अबाउट। और जब ऐसा होता है तो ये ब्लॉक क्या होगी आपकी, ये इस तरीके से टॉपल हो जाएगी, गिर जाएगी। बात समझे? यहाँ पर आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये है mg और ये है f। तो अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि ये बताओ, आपको क्वेश्चन पता है कैसे दिए जाएंगे कि भाई कितनी हाइट पर हम फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक स्लाइड हो, ना कि टॉपल हो। या ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इस पॉइंट ऑफ हाइट पे हमें फोर्स लगानी है, कितनी फोर्स होनी चाहिए कि वो स्लाइड हो जाए। बात समझे? अब दोनों केसेस हैं, आप इसको पुश करो या पुल करो, पुल के केस में भी यही चीज हो सकती है, सेम चीज, ये ऐसे पलट सकती है, टॉपल आउट हो सकती है। तो बात समझ गए? तो ये भी एक केस है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है, बहुत आसान केस है, लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट केस होता है। आपके दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए कि सर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये टॉपल भी होती है और ये वाला एंड पीछे खिसक जाता है, तो स्लाइडिंग भी हो रही है और प्लस ये रोल भी हो रही है। देखा? ये लेकिन बहुत रेयरेस्ट केस होता है, उस पर अभी हम लोग नहीं जाते, ठीक है। तो ये 3 केसेस आप समझ गए और एक जनरल स्टेटमेंट भी समझ गए, व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? मजा आया? हमने फिजिक्स की मदद से इसका भी आंसर दे दिया। फिजिक्स बहुत आंसर दे सकती है, सबके आंसर दे सकती है। चलो थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।